morning, everyone. Good morning, Faiza. Good morning, Shivani. Good morning, Sneha. Good morning, Kamini. Good morning, Kashish. Good morning, Reshma. Good morning, Vaishnavi. Good morning, Diksha. Good morning, Adarsh. Good morning, Tanu. और टेस्ट दे रहे हो ना आप शाम वाला सभी लोग, क्योंकि मैंने स्कोर चेक नहीं करा है। गुड मॉर्निंग नंदिता। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एंड देखो बस 1 महीना है तो ढंग से जो है मतलब मेहनत कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, और इनके भी क्वेश्चंस पीडीएफ से करते रहना, ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो टाइम चल रहा है आपका, इस टाइम पे आपको कम से कम 3 से 5 घंटे जो है सेल्फ स्टडी में देने चाहिए, ठीक है। 1-1.5 घंटा बायो में दो, बाकी अपना फिजिक्स में दो, और बाकी जो केमिस्ट्री हमने पढ़ लिया उसमें दो, ठीक है। इसके बाद हम सीधे करेंगे, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, कल जो हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ लिया था। कल मैंने आपको क्या बताया था कि एसी सर्किट अगर होगा, यानी कि एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें एसी करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है, तो मैंने आपको बताया था जो पोटेंशियल या ईएमएफ उसमें जनरेट होता है वो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे ई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू हो गई ईएमएफ की। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, लेकिन कब, जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर लगाए एसी सर्किट में। दूसरा केस हमने पढ़ा था इंडक्टर वाला। इंडक्टर का मतलब कि कॉइल या सोलेनॉइड टाइप का वो जो होता है वो आपका सर्किट में लगा है। तो उस पर्टिकुलर केस में ई की जो वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई, यानी कि ईएमएफ जो होता है वो कितना होता है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। और उसी तरीके से आई की वैल्यू अगर हम देखें तो वो थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज आपका करंट से लीड करता है, यानी कि वोल्टेज आगे चलता है, या आप बोल सकते हो कि करंट पीछे चलता है, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, इनकी साइकिल जो होती है, इनके फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 होता है। अब फेज डिफरेंस के बारे में मुझे यहाँ पर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएचएम और वेव में फेज डिफरेंस के बारे में हमने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। और अगर आपको फिर भी समझना है थोड़ा सा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे मान लो यहाँ पर अगर आपकी साइकिल है, ठीक है, ये 2 साइकिल्स हैं आपकी, ऐसे करके। तो अगर मान लो हम कह रहे हैं कि जो आपका ये वोल्टेज जो है, वोल्टेज कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो साइन का ग्राफ तो आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका 0 से इस तरीके से स्टार्ट हो गया, ऐसे करके। तो ये मान लो कि v की वैल्यू है, मतलब v का ग्राफ चल रहा है आपका, ये टाइम हो गया, और इधर की तरफ ये कौन सा एक्सिस हो गया, v वाला एक्सिस हो गया। और ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, v नॉट के बराबर हो जाएगी। तो ऐसा करके ग्राफ बन जाएगा। एसएचएम में ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है यहाँ पर। तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। अब दूसरा जो है i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। या फिर आप इसको जो है मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो ग्राफ होगा, मतलब i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी माइनस आई नॉट साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ऐसे करके बन जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, बताओ। Cos theta. कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो आई को आप माइनस आई नॉट कॉस थीटा भी लिख सकते हो, या कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो। तो अगर आप इसको ऐसे करके लिखोगे तो इसका मतलब क्या है कि कॉस का ग्राफ बनेगा, और अगर नेगेटिव साइन आ रहा होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये ग्राफ क्या है, माइनस आगे दिख रहा है आपको, माइनस का मतलब क्या है कि नीचे से स्टार्ट होगा। और कॉस का ग्राफ है, तो मैंने बताया था कॉस का ग्राफ कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसका ग्राफ अगर आप स्टार्ट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आई वाला जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा,
जहां पे यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो सबसे पहले नीचे की तरफ खुलेगी, जो कि माइनस आई नॉट के बराबर होगी यहाँ पर। तो ये आपका आई वाला एक्सिस हो गया, ये आपका टी वाला एक्सिस हो गया, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये इन दोनों का ग्राफ का मतलब हुआ। ठीक है, तो अब आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर आपका वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। कैसे लीड कर रहा है ये भी आप समझ लो यहाँ पे, क्योंकि करंट की जब वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही है, ये जो करंट की आप वैल्यू देख रहे हो, उस टाइम पर पोटेंशियल की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये जो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है वो कितना है, फेज डिफरेंस आपका π/2 का है। ठीक है, और ये शायद मैंने आपको निकालना भी सिखाया था, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था फेज डिफरेंस का। क्या पढ़ा था, लैम्डा 2π/λ इंटू एक्स करके, ऐसा करके हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो उससे अगर आप फेज डिफरेंस निकालोगे भी तो आपको π/2 यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। तो कहने का मतलब बस इतना सा था। ठीक है, तो अब इसको हटा देता हूं मैं। तो ध्यान बस ये रखना है कि जब इंडक्टर लगा होगा तो वोल्टेज आपका लीड करता है या फिर करंट आपका लैग करता है। वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलता है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 का होता है। तो ये साइकिल के अकॉर्डिंग हम समझ रहे हैं। और अगर फेज डिफरेंस π/2 है, फाई की वैल्यू अगर π/2 है, और अगर हम पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है, कल हमने पढ़ा था। और एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS IRMS इंटू cos फाई। cos फाई पावर फैक्टर है, फाई की जगह π/2 रखेंगे जो कि फेज डिफरेंस है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। और ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि अगर एक एसी सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, तो उस केस में पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है। चार ऑप्शन दे देंगे, 0 होती है, 1 होती है, -1 होती है, नन ऑफ दीज होती है, बस। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज है, लेकिन कई बार आप लोग घूम जाते हो अगर आपने नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, उसके बाद एवरेज पावर अगर निकालोगे तो वो भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि cos फाई अगर 0 हो गया तो VRMS की कुछ भी वैल्यू हो, IRMS की कुछ भी वैल्यू हो, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ओवरऑल एवरेज पावर आपको इंडक्टर वाले सर्किट में 0 मिलेगी। अब तीसरा टाइप का यहाँ पर सर्किट आता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला। कॉम्बिनेशन कैसे, अभी हमने पहला जो सर्किट पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ था, आर लगा था। दूसरा जो हमने सर्किट पढ़ा उसमें इंडक्टर लगा था, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस था, कैपिटल एल की वैल्यू थी। अब हम तीसरा कॉम्बिनेशन ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें आपका क्या लगा होगा, इंडक्टर भी लगा होगा और रेजिस्टर भी लगा होगा। और कैसे लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे। सीरीज का मतलब क्या है कि ये आपका मान लो यहाँ पर इंडक्टर हो गया इस तरीके से, और इसके आगे क्या लगा है, ये रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पर क्या है, एसी सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से। तो ये क्या हो गया आपका इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस एल हो गया, और ये रेजिस्टर लगा है और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर के बराबर हो गया। ठीक है, और इंडक्टर का इंडक्टेंस तो एल होता है, और इसके बारे में हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या, एक्सएल। एक्सएल क्या होता था, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जो कि आप रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हो। ठीक है, और एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू एल के बराबर होती है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब क्या है, रिजल्टेंट जितना ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अगर इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो जिसे हम कहते हैं, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, वो एक्सएल है, और रेजिस्टर जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर के बराबर है, तो इन दोनों को मिलाकर जो नेट रिएक्टेंस या जो नेट वो हो रहा होगा, रेजिस्टेंस जो मिल रहा होगा, उसी को हम इंपीडेंस कहते हैं। इंपीडेंस का मतलब क्या है कि जब यहाँ से एसी करंट फ्लो हो रहा होगा तो ये दोनों मिलकर उस करंट को कितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है, वही रेस्ट्रिक्शन को हम इंपीडेंस के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडक्टर का जो रेस्ट्रिक्शन है वो किसके बराबर है, एक्सएल के बराबर होता है, क्योंकि हम उसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। वो उसकी प्रॉपर्टी है करंट को रोकने की। और रेजिस्टर जो होता है उसके रोकने की प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंपीडेंस हो जाएगा। और इंपीडेंस को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, यानी कि जो रेजिस्टर आपने लगाया है इस सर्किट में, तो उसके ओम में कितना रेजिस्ट, मतलब उसका ओम के टर्म्स में या ओम की यूनिट में कितना जो है आपका रेजिस्टेंस हो गया, वो आर हो गया। और एक्सएल क्या हो गया, एक्सएल आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, इंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है, करंट फ्लो करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन वो दे रहा है, कौन, इंडक्टर, उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सएल कहेंगे। तो स्क्वायर रूट कर दो और इन दोनों की वैल्यू के स्क्वायर का एडिशन कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंपीडेंस मिल जाएगा, किसमें, एलआर सीरीज एसी सर्किट में।
ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो VRMS अपॉन IRMS के बराबर भी होती है। यानी कि अगर आप इंपीडेंस निकालना चाहो VRMS और IRMS से, तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हो, इसका रेशियो निकाल लेते हो, तो उससे भी आपको इंपीडेंस की वैल्यू मिल जाएगी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू दी है, तो उन दोनों का स्क्वायर करो, उनको ऐड करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो भी आपको इंपीडेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अगर यहाँ पर फेज एंगल की बात करें कि इसमें जो फेज एंगल कितना होता है, जो फाई होता है वो कितना होता है, तो टेन फाई अगर आप यहाँ पर निकालते हो, तो टेन फाई की वैल्यू आपको क्या मिलती है, एक्सएल बाय आर के बराबर मिलती है। ठीक है, एक्सएल बाय आर के बराबर मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो फेज एंगल आपका कितना होता है, एक्सएल बाय आर होता है। एक्सएल की जगह आप ओमेगा एल लिख सकते हो, तो ये टेन फाई की वैल्यू ओमेगा एल बाय आर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज फाई। तो इस पर्टिकुलर केस में भी इसका लाइक ऐसे करके ना एक ऐसा ग्राफ सा बनता है। ठीक है, ऐसे करके एक ग्राफ सा बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको रेजिस्टेंस के केस में पता है भाई कि आई नॉट भी इधर ही होता है और वी नॉट भी इधर ही होता है। और जो आपका इंडक्टर होता है, इंडक्टर में आपका क्या होता है कि वोल्टेज आपका लीड करता है करंट से, तो करंट आपका क्या चल रहा होता है, पीछे चल रहा होता है। तो करंट मान लो यहाँ पर है, इसकी करंट की वैल्यू इंडक्टर में यहाँ पर होगी सपोज आई नॉट, तो उससे जो है ये वोल्टेज आगे की तरफ 90 डिग्री आगे की तरफ यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे करके जब ये ग्राफ बनता है, तो इसमें जब आप यहाँ पर फाई की वैल्यू निकालते हो, तो फाई यानी कि जो फेज एंगल है वो आपका क्या हो जाता है, एक्सएल बाय आर के बराबर हो जाता है। यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा, फेज एंगल हो जाएगा। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है ये कैलकुलेट करने के बाद कि वोल्टेज जो है यहाँ पर करंट से आगे चलता है, कितने एंगल से, फेज फाई एंगल से। बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री से ही आगे होगा, कितने भी एंगल से आगे हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एक्सएल और आर की वैल्यू पे। बट हमेशा ये कंफर्म है कि वोल्टेज जो है वो आपका लीड करेगा करंट से, किसमें, एलआर सीरीज सर्किट में। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वाला जो सर्किट है, वो हम ऐसा सर्किट पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है। यानी कि अब ये वाला जो सर्किट है वो कुछ ऐसा है, इसमें हमने कैपेसिटर लगा दिया और कैपेसिटर को हमने किससे जोड़ दिया है, एसी सप्लाई से जोड़ दिया। तो ये वाला जो सर्किट है इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप ई की वैल्यू देखोगे, ईएमएफ की, तो वो क्या होती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। और यही सेम वैल्यू आपको कहां पर मिली थी, इंडक्टर वाले केस में भी मिली थी और रेजिस्टेंस वाले केस में भी मिली थी। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। जैसे रेजिस्टर लगा होता है तो उसका रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि वो करंट को कितना रोकने की कोशिश कर रहा है उससे ये पता चलता है। इंडक्टर लगा होता है तो उसका क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिससे ये पता चलता है उसकी वैल्यू से कि ये इंडक्टर करंट के फ्लो को कितना रोकना चाहता है। उसी तरीके से जो कैपेसिटर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि करंट को ये कितना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या करंट को कितना रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, इसको हम एक्स सी से डिनोट करते हैं। जैसे इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से डिनोट करता है, ये एक्स सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये 1/ओमेगा सी होता है। और एक्सएल का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा एल था, लेकिन एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, और ओमेगा को आप 2 पाई एफ लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा। क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है टाइम पीरियड, और 1 बाई टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ओमेगा को आपने क्या लिख लिया, 2 पाई एफ लिख लिया, तो ये आपका क्या बन गया, 2 पाई एफ सी बन गया। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। और जो आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था वो कहता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ये होता है। ठीक है, उसके बाद है कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रिएक्टेंस इन डीसी सर्किट। तो अगर कोई कैपेसिटर जो है वो डीसी सर्किट में लगा होगा, डीसी सर्किट का मतलब कि एक ऐसा सर्किट जिसमें डीसी करंट फ्लो हो रहा है। डीसी करंट मतलब जिसकी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो डीसी करंट हो गया। तो डीसी करंट के केस में यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंस की आपकी जो वैल्यू होती है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, वो क्या होती है, जीरो होती है। एज एफ इज इक्वल टू जीरो। एफ क्या है भाई, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कहां पर होती है, जहां पर आपकी साइकिल होगी। ठीक है, जब डीसी करंट में, डीसी करंट का जब आप ग्राफ बनाते हो इस तरीके से, तो डीसी करंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ऐसे करके चल रहा होता है। तो डीसी करंट की कोई फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कहां पर होती है, जहां पर आपकी वेव फॉर्म लाइक साइकिल इस तरीके से बन रही होती है। तो ये जब वेव बनी नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई।
और XC की जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला वो क्या निकाला, 1/2 पाई FC निकाला। तो ये अगर F की वैल्यू 0 हो गई तो यानी कि ये 1/0 हो जाएगा, और ये 1/0 हो गया, इसका मतलब XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में ये? यस सर। कि ये इनफाइनाइट कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि भाई अगर किसी डीसी सर्किट में अगर हमने कैपेसिटर को लगाया हुआ है तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन दे देंगे 0, 1, -1, इनफाइनाइट। बस क्वेश्चन देखने में इतना सिंपल सा होगा, बट ये है कि नहीं पढ़ा होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। अभी ये देखो इंडक्टर वाला जो केस देखा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ था सर्किट में, तो उसमें हमने देखा था कि वोल्टेज लीड कर रहा था करंट को, यानी कि वोल्टेज करंट के आगे चल रहा था। कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है, वोल्टेज जो है वो आपका पीछे चल रहा होता है करंट से, या आप बोल सकते हो कि करंट वोल्टेज से आगे चल रहा होता है। और इंडक्टर वाले केस में करंट जो है वो पीछे चल रहा होता है, कितने के फेज डिफरेंस से, π/2 से। तो फेज डिफरेंस यहाँ पर भी π/2 होता है, बस डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है, यहाँ पर वोल्टेज लैग करता है। वहां इंडक्टर में करंट जो है वो लैग करता है और यहाँ पर करंट क्या होता है, लीड करता है। बस डिफरेंस यहाँ पर इतना सा हो जाता है। तो V का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर वही रहेगा, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और I की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाएगी। और वहां पर क्या था, ओमेगा टी माइनस π/2 था, क्योंकि वहां पर क्या था, करंट लैग कर रहा था। यहाँ पर करंट क्या है, लीड कर रहा है, क्योंकि प्लस π/2 का फेज डिफरेंस आ गया, यानी कि करंट π/2 आगे चलता रहेगा साइकिल में, और वोल्टेज जो है π/2 पीछे चलता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है यहाँ पर, अगर आप पावर फैक्टर निकालते हो तो पावर फैक्टर की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, क्योंकि फाइव की वैल्यू फिर से क्या आ रही है, π/2 आ रही है। तो पावर फैक्टर cos 5 फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि उसकी मिनिमम वैल्यू है। और एवरेज पावर निकालोगे तो वो भी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी cos 5 को आप मल्टीप्लाई करते हो, और cos 5 अगर 0 आ गया तो पूरा का पूरा एवरेज पावर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कैपेसिटर का केस। अब बताओ ये समझ आ गया सभी को कैपेसिटर वाला? यस यस सर। सर। यस यस सर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीआर सीरीज सर्किट या आरसी सीरीज सर्किट आप बोल सकते हो। ठीक है, आरसी सीरीज सर्किट बोलो या सीआर बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किट ले रहे हैं जिसमें हमने रेजिस्टर और कैपेसिटर को साथ में लगाया हुआ है सीरीज में। कैसे, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टर हो गया, और इसके आगे हमने क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, और इसके साथ क्या जोड़ दिया हमने, एसी सप्लाई को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, आपका आरसी सर्किट बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, आरसी सर्किट बन गया। और ये जो कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कितने के बराबर है, XC के बराबर है। और वो जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितने के बराबर है, आर रेजिस्टर है, मतलब आर उसका जो है रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, आर, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, XC के बराबर हो गई। अब अगर आप इनका इंपीडेंस निकालना चाहो, इंपीडेंस का मतलब है कि रेजिस्टर जो आपका रिस्ट्रिक्शन ऑफर कर रहा है करंट के फ्लो के लिए, और जो कैपेसिटर करंट के फ्लो के लिए वो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, या रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पर मतलब रेस्ट्रिक्शन जो पैदा कर रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रेस्ट्रिक्शन होगा, यानी कि इन दोनों की वजह से कितना अफेक्ट पड़ रहा है करंट के मोशन पे, यानी कि करंट जो यहाँ पर मूव कर रहा है उसके मोशन पर यहाँ पर इन दोनों की वजह से कितना ऑब्स्ट्रक्शन या रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, उसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इंपीडेंस बोल रहे हैं। जैसे अभी हमने एलआर सीरीज सर्किट में देखा था, तो एलआर सीरीज सर्किट में हमने इंडक्टर और रेजिस्टर की वजह से कितना रेस्ट्रिक्शन आ रहा था वो देखा था, इंपीडेंस। और यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टर और कैपेसिटर इन दोनों की वजह से कितना रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, तो वो हम Z से निकालेंगे, और Z की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इंडक्टर वाले केस में आपने क्या देखा था, वहां पर था स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो वहां से एक्सएल की जगह यहाँ पर एक्सी बस चेंज हो गया, और बाकी ये दूसरा फॉर्मूला भी ये वाला सेम ही है, VRMS अपॉन IRMS। तो इस सर्किट में जो VRMS की वैल्यू होगी अगर आप उसको IRMS से डिवाइड कर दोगे तो भी आपको इंपीडेंस Z की वैल्यू मिल जाएगी। और यही सेम फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पर भी देखा था, जो कि आपका LR सीरीज सर्किट था। ठीक है, VRMS अपॉन IRMS, क्योंकि आपको जैसे पता है ना, ये VRMS IRMS हो गया, ठीक है, VIR। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि ओम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, और R की अगर आप वैल्यू निकालो यहाँ पर तो B अपॉन I होती है।
अब ये आर बेसिकली क्या होता है, तब के लिए होता है जब सिर्फ सर्किट में रेजिस्टर लगाओ, लेकिन इस आर की जगह पे हमने इसके रेजिस्टर के साथ साथ क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया, तो इसी आर की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। और ये जो V है, V की हम कौन सी वाली वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर, वी आर एम एस ले रहे हैं, और I की जगह कौन सी ले रहे हैं, आई आर एम एस ले रहे हैं। क्योंकि ये वाले सर्किट में जहां पर आपका दो ये लगे होते हैं कंपोनेंट्स, यहाँ पर हम इसके जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, या एसी सर्किट जब भी होता है वहां पर हम वीआरएमएस और आईआरएमएस की जो वैल्यू है उसी को हम यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होती है, आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, जो कि एक स्टेडी करंट की वैल्यू होती है। हमने कल पढ़ा था इसकी डेफिनेशन, जो उतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करती है जितना आपका एक कंप्लीट साइकिल में एसी की मतलब हीट प्रोड्यूस होती है। तो वही क्या होता है, आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप फेस एंगल निकालना चाहो तो इसका tan पाई का फॉर्मूला है एक्सी बाई आर। वहां पर आपने क्या देखा था, एक्सएल बाई आर था, यहाँ पर क्या है, एक्सी बाई आर है। और एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी होती है। तो ये क्या हो गया, 1/ओमेगा सी आर हो गया। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर हो, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो, एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर हो, और एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर हो। अब तीसरे टाइप का एक ऐसा सर्किट है यहाँ पर, मतलब उसके नेक्स्ट टाइप का ऐसा सर्किट है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होगा। ये आपका क्या होगा, एलसी सीरीज सर्किट हो गया। तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तीनों के, पहले तीनों को हमने अलग अलग लिया, फिर दो दो के पेयर बना रहे हैं। एलआर सीरीज सर्किट लिया, सीआर सीरीज सर्किट लिया, अब हम एलसी सीरीज सर्किट ले रहे हैं। तो एलसी सीरीज सर्किट में जो इंपीडेंस की वैल्यू है जेड, ये आपका वही होता है, एक फॉर्मूला वो वाला तो कॉमन ही रहेगा सब में, बीआरएमएस अपॉन आईआरएमएस। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है एक्सएल और एक्सी के टर्म्स में, एक्सएल क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया, और एक्सी क्या हो गया, आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है एक्सएल माइनस एक्सी, वही आपको किसकी वैल्यू देता है, इंपीडेंस की वैल्यू देता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में एलसी सीरीज सर्किट में यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई/2 के बराबर होती है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पाई/2 हो गया तो यहाँ पर cos पाई यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर आखिरी टाइप का सर्किट, वो है आपका एलसीआर सीरीज सर्किट। एंड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलसीआर सीरीज सर्किट। अब एलसीआर सीरीज सर्किट का मतलब क्या हो गया, कि एक ऐसा सर्किट जिसमें आपका इंडक्टर भी लगा है, जिसमें आपका कैपेसिटर भी लगा है, जिसमें आपका रेजिस्टर भी लगा है। ठीक है, तो ये सर्किट आप कैसे बना सकते हो, कि आपने पहले एक इंडक्टर बनाया, उसके बाद कैपेसिटर बनाया, उसके बाद रेजिस्टेंस बनाया, और इसको आपने किससे जोड़ दिया, एसी सप्लाई से जोड़ दिया। तो ये कौन सा सर्किट हो गया, ये आपका एल सी आर सीरीज सर्किट बन गया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको इंपीडेंस की वैल्यू निकालनी है, अब इंपीडेंस क्या हुआ, इन तीनों की वजह से जो रेस्ट्रिक्शन आ रहा है किसमें, करंट के फ्लो में, उसको हम यहाँ का इस वाले एलसीआर सीरीज सर्किट का इंपीडेंस बोलेंगे। और इंपीडेंस जब आप यहाँ पर निकालते हो तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है Z इक्वल टू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये होता है इसका इंपीडेंस का फॉर्मूला। और ये वाला फॉर्मूला तो कॉमन ही है, वीआरएमएस अपॉन आईआरएमएस। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में अगर आपको क्या निकालना है, इंपीडेंस निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इंपीडेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन यहाँ पर और थी इंपॉर्टेंट, कि अगर एक्सएल जो है वो एक्सी से बड़ा होगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगी, तो उस पर्टिकुलर केस में पोटेंशियल जो है या वी जो है या ईएमएफ जो है वो आपका लीड करेगा करंट से फेज डिफरेंस 5 के। ठीक है, तो वी जो होगा वो लीड करेगा। लेकिन अगर एक्सएल छोटा होता है एक्सी से, तो वी यहां पर लैग करेगा आई से, फेज डिफरेंस 5 से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है तो वी लीड करेगा, और एक्सएल इज स्मॉलर देन एक्सी है तो आपका वी लैग करेगा, या आप बोल सकते हो कि करंट आपका लीड करेगा। और tan फाई की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, यानी कि फेस एंगल की वैल्यू निकालनी है इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर करके आप निकाल सकते हो। या एक इसका दूसरा भी फॉर्मूला है, VL माइनस VC अपॉन VR। VL VC VR क्या है, ये ईएमएफ है इनके रिस्पेक्टिव सर्किट के थ्रू जो पास हो रहा है, यानी कि VL क्या हो गया, इंडक्टर के थ्रू जो ईएमएफ पास होगा, VC क्या हो गया, जो कैपेसिटर के थ्रू ईएमएफ पास होगा, और VR क्या हो गया, जो रेजिस्टर के थ्रू यहाँ पर ईएमएफ पास होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसपे। ठीक है,
समझ आ गया सभी को इतना एलसीआर सीरीज सर्किट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो ये यस सारे सर। फॉर्मूले से भरे हुए हैं, तो प्लीज फॉर्मूले तो अच्छे से यहाँ पर ध्यान दे ही लेना फॉर्मूलाज पे, तो बाकी क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेना इस पे, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, इन रेजोनेंट एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। देखो जो रेजोनेंस कंडीशन होती है बेसिकली हम इसको मैक्सिमम वाली कंडीशन मानते हैं कि लाइक मैक्सिमम करंट जब यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेजोनेंट एलसीआर सीरीज सर्किट का मतलब क्या है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि करंट इसमें सबसे ज्यादा फ्लो होने लग जाए। अब अगर आपको करंट सबसे ज्यादा फ्लो करवाना है तो क्या करना होगा? क्या आपको इंपीडेंस कम करना पड़ेगा या इंपीडेंस को बढ़ाना पड़ेगा? बताओ। बोलो भाई। इंपीडेंस क्या है? रुकावट है करंट के फ्लो में। तो अगर आपने करंट की वैल्यू को बढ़ाना है या मैक्सिमम करना है तो क्या आप इंपीडेंस को कम करोगे या ज्यादा करोगे? Come. कम करोगे। कम। तो रेजोनेंट एलसीआर सीरीज सर्किट का मतलब ये है, रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें हम करंट की वैल्यू को मैक्सिमम करना चाहते हैं। करंट की वैल्यू को अगर हम मैक्सिमम करना चाहते हैं सर्किट में, तो इसका मतलब है उसका जो रेजिस्टेंस है या उसका जो इंपीडेंस है उसको हम कम करना चाहते हैं, क्योंकि इंपीडेंस क्या है? रुकावट। जैसे खाली जिसमें रेजिस्टर लगा होता है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप कम करोगे तो करंट आपका ज्यादा फ्लो होगा। तो उसी तरीके से एलसीआर सीरीज सर्किट में इंपीडेंस की वैल्यू को अगर आप कम करोगे तो वहां पर करंट आपका ज्यादा फ्लो होगा। और अभी हमने यहाँ पर एलसीआर सीरीज सर्किट में जो इंपीडेंस का फॉर्मूला देखा वो क्या था? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं एक्सएल की वैल्यू को एक्सी के बराबर कर दूं, क्योंकि देखो हम किसी की वैल्यू को अपने आप से जीरो तो नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि जीरो कर देंगे तो इसका मतलब एलसीआर सीरीज सर्किट में वो चीज होगी नहीं। अगर मान लो मैंने कह दिया कि एक्सी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कैपेसिटर है ही नहीं। बट बात तो हम एलसीआर सीरीज सर्किट की कर रहे हैं, कैपेसिटर तो हमें लगाना ही पड़ेगा, उसकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू तो लेनी पड़ेगी, डायरेक्टली हम उसको जीरो नहीं कर सकते। तो मैंने क्या कहा कि हम भाई कुछ भी वैल्यू ले, हम कर क्या रहे कि जो एक्सएल की वैल्यू है उसको एक्सी के बराबर कर दे। यानी कि हमने एक ऐसा इंडक्टर लिया जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो भी वैल्यू है, और जो हमने कैपेसिटर लिया उसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू है, इन दोनों को बराबर कर दो। यानी कि एक्सएल की वैल्यू मान लो अगर 5 है तो एक्सी की वैल्यू भी 5 ही कर दो, पॉजिटिव ही रखनी है, जीरो नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर ये जो इंपिडेंस है इसकी जो वैल्यू वो आपको कितनी मिल जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। अब एक्सएल माइनस एक्सी है मतलब एक्सी को आप मतलब एल के बराबर लिख सकते हो, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये वाला जो टर्म है ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल एक्सी दोनों अगर बराबर हो गए तो सेम चीज को अगर आपस में घटाओगे तो वो वैल्यू क्या देगा? जीरो देगा। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? आर के बराबर हो जाएगी। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? आर के बराबर। यानी कि अगर आप एक ऐसा सर्किट लेते हो, ऐसा एलसीआर सीरीज सर्किट लेते हो जिसमें एक्सएल की वैल्यू अगर एक्सी के बराबर हो जाती है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में ओवरऑल जो आपका इंपीडेंस होगा सर्किट का वो आपका रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, जो एक रेजिस्टर उस सर्किट में प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। और यही वैल्यू क्या होती है? इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू होती है। अब ये पॉइंट आप देख भी सकते हो, सेकंड वाला पॉइंट ये लिखा हुआ है, इंपीडेंस जो है वो z इज इक्वल टू जेड मिनिमम होता है, और वो किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है। तो अगर आपको इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू मिल गई, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका जो करंट होगा वो मैक्सिमम फ्लो हो रहा होगा उस सर्किट से। एंड इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एलसीआर सीरीज सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक्सएल की वैल्यू आप किसके बराबर कर दो? एक्सी के बराबर कर दो। सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछना होगा पेपर में तो वो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अगर एलसीआर सीरीज सर्किट में आपको रेजोनेंस की कंडीशन बनानी है तो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वैलिड होगा? एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल इज स्मॉलर देन एक्सी, या नन ऑफ द अबव। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी जब आप करोगे तो यहाँ पर एलसीआर सीरीज एसी सर्किट में आपकी कंडीशन कौन सी आ जाएगी? रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है? आपका इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट आपका मैक्सिमम मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। इतना समझ आया सभी को? Yes, sir.
ठीक है, अब क्या हुआ, जब आपका ओवरऑल इंपीडेंस किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, तो ये जो अब सर्किट आपका बन गया वो कैसा सर्किट बन गया है, रेजिस्टर ओनली सर्किट बन चुका है। ठीक है, अब अगर आप एक चीज यहां पर ये समझना चाहो, देखो ये L है, ये C है, और उसके बाद ये R है। ठीक है, रेजिस्टेंस इसका R हो गया, ये XC हो गया, यहाँ पर इसका ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL हो गया। अब आपने XL इक्वल टू XC जब करा यहाँ पे, तो ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सर्किट आपका बिहेव करेगा ओनली रेजिस्टर सर्किट की तरह। ठीक है, क्योंकि जब आपने इन दोनों को बराबर कर दिया तो यहां पर Z की वैल्यू मेरे को किसके बराबर मिल गई, R के बराबर मिल गई। यानी कि अब इस सर्किट में जो पूरा आपका इंपीडेंस काम कर रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से कर रहा है, रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वजह से काम कर रहा है। मतलब ये है कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर था उनका अफेक्ट जो है वो निल हो चुका है, यानी कि उनका कुछ रोल बचा ही नहीं, उनका होना और ना होना अब एक जैसा हो चुका है जब हमने उन दोनों के पर्टिकुलर जो उनके मतलब रिएक्टेंस थे उनकी वैल्यू को बराबर कर दिया। तो यहां पर अब जो सर्किट आपके पास बचा, आप ऐसा मान सकते हो कि यहां पर एक्सएल और एक्सी लगे तो हुए हैं, यानी कि कैपेसिटर और रिएक्टर लगे तो हैं, मतलब इंडक्टर लगे तो हुए हैं, लेकिन उनकी वैल्यू का कोई फर्क अब नहीं पड़ रहा सर्किट के ऊपर, क्योंकि सर्किट का जो ओवरऑल इंपीडेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अब ये जो सर्किट बन चुका है ये ओनली रेजिस्टर सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। क्या इतना सभी को समझ आ गया? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? Yes, sir. यस सर। भाई जब आप दोनों की वैल्यू को बराबर कर दोगे तो आपको जो टोटल इंपीडेंस सर्किट में मिल रहा है वो आर के बराबर मिल रहा है। कह सकते हो आप कि कैपेसिटर और इंडक्टर का रोल यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब वो लगे हुए तो हैं सर्किट में लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क किससे पड़ रहा है, रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से फर्क पड़ रहा है बस। ठीक है, तो अब अगर ये वाली कंडीशन आ गई, यानी कि एलसीआर सीरीज सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, ओनली रेजिस्टर सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाता है। और इस पर्टिकुलर केस में आपको पता है कि V की वैल्यू क्या हो जाती थी, V sin ओमेगा टी हो जाती थी, V नॉट sin ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या होती है, I नॉट sin ओमेगा टी। और आपने ये भी देखा था कि उन दोनों के बीच में इसी वजह से फेज डिफरेंस कितना हो जाता था, V और I के बीच में 0 डिग्री हो जाता था, क्योंकि ये कंडीशन किसकी बन चुकी है, ओनली रेजिस्टर वाले सर्किट की बन चुकी है। यहां पर ये जो आपने पढ़ा था, ये जो आपने पहला वाला केस ये वाला पढ़ा था, इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, क्योंकि अब हमारा जो सर्किट है वो सिर्फ रेजिस्टेंस वाला सर्किट बचा है, क्योंकि बाकी दोनों का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ई की वैल्यू इसमें क्या होती थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू क्या होती थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो वही चीज यहाँ पर भी लिखी है कि वी और आई के बीच में जो फेज डिफरेंस की वैल्यू आई, वी और आई के बीच में कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और यहां पर अगर आपको रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी कि रेजोनेंस की जब कंडीशन होगी उसमें जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप क्या बोल सकते हो, ओमेगा नॉट बोल सकते हो। ओमेगा नॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो काम कर रही होगी सर्किट में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/√LC के बराबर होता है। एल क्या हो गया, इंडक्टेंस हो गया, और सी क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि एक्सएल एक्सी और एल और सी ये चारों चीजें अलग अलग है। ठीक है, एक्सएल और एक्सी किसकी तरह काम करते हैं, रेजिस्टेंस, जो आपका रेजिस्टर होता है उसके रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, और ये एल और सी जो है ये अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1/√LC के बराबर हो जाती है। और यहां पर अगर आप एवरेज पावर की बात करोगे तो एवरेज पावर कंजप्शन पी एवरेज बिकम्स मैक्सिमम। अब ये पी एवरेज मैक्सिमम क्यों हो चुका है, क्योंकि आपको ये पता है कि पी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वीआरएमएस आईआरएमएस इनटू cos फाई होता है। तो अगर आईआरएमएस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया कि करंट यहाँ पर कैसा फ्लो हो रहा होगा, मैक्सिमम फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर एवरेज पावर कंजप्शन सर्किट में कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, करंट बिकम्स मैक्सिमम, और आई मैक्स की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वो वी आर एम एस बाय आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, वी आर एम एस बाय आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, चलो फिर अभी इतना ही रखते हैं, बाकी फिर शाम को करेंगे। तो प्लीज आज इसके क्वेश्चंस जो है वो आप एक बार थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करना क्वेश्चन, ठीक है। दिन में जब भी आपको टाइम मिले प्लीज इसके क्वेश्चंस थोड़े बहुत जरूर ट्राई कर लेना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इजी है, इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं है। बस फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये याद रखना है कि किस में करंट लैग करता है, किस में करंट लीड करता है। ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। रेजोनेंस कंडीशन मैंने आपको समझाई थी क्या होती है। करंट मैक्सिमम करने के लिए इंपीडेंस जो होता है सर्किट का वो क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है। ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो।